हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ICAR जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, ठीक है, उसमें 126 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और डिस्कस कर रहे हैं कि काफ़ी स्टूडेंट को ये दिक्कत हो रही है कि सर हम इसमें कोर्स जो आपने लॉन्च किया है ICAR के लिए और टेस्ट सीरीज वो हम कहाँ से बाई करें, कहाँ से ख़रीदें। तो सिंपल सा उसमें क्या है, जो हमारी ऐप है कोचिंग की हिलमैन क्लासेस, ठीक है, उस ऐप में लॉगिन होने के बाद क्या करना है, आपको स्टोर सेक्शन में जाना है। और स्टोर सेक्शन में जाओगे, अब पहले बात जब आप उसको लॉगिन कर लोगे आपको स्टार्टिंग में बैनर के फॉर्मेट में ही दिख जाएगा आपको कोर्स, उसका क्रैश कोर्स के लिए और टेस्ट सीरीज़ के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग स्टोर सेक्शन में जाके वहाँ से बाई कर सकते हो, ठीक है। इस टाइम अभी ऑफ़र भी चल रहा है, काफ़ी कम रेट में वो चीज़ें हैं, क्लियर है। तो आप अभी ख़रीद सकते हो तो ज़्यादा सही रहेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ वहाँ पे है, तो टेस्ट सीरीज़ में आपका बेनिफिट काफ़ी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन है न्यू पैटर्न, इस बार काफ़ी न्यू पैटर्न अभी हम इसमें क्वेश्चन दिखाएंगे। जो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है इसमें हम अभी दिखाएंगे कि न्यू पैटर्न में किस टाइप के क्वेश्चन ऐड हुए हैं, ठीक है। तो उस न्यू पैटर्न के हिसाब से ही टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है, ठीक है। और उसमें वैसे ही क्वेश्चन ऐड हैं। और एक प्लस पॉइंट ये भी हो रहा है कि इस बार हम उसमें उस टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी दे रहे हैं, ठीक है। और जो कि काफ़ी प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चंस तो मिल जाते हैं, पेपर मिल जाएगा, बट उसका वीडियो सॉल्यूशंस नहीं मिल पाता है। तो काफ़ी स्टूडेंट का एक डाउट रहता था कि सर हमको टेस्ट सीरीज़ तो मिल जाती है लेकिन सर हमको उसके सॉल्यूशंस अच्छी तरीके से नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन अच्छी तरीके से चाहिए थे, तो हमने उसमें वीडियो फॉर्मेट में दिए हुए हैं, क्लियर है, ठीक है। तो आप वहाँ से उसको ले सकते हो। और उसका बहुत कम प्राइस भी पूछ रहे थे काफ़ी स्टूडेंट की, उसका बहुत कम प्राइस रखा हुआ है, 399 रुपीज़ से ओनली, ठीक है। तो आप उस चीज़ को परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जो ये क्वेश्चन था 127, 26 तक डिस्कस कर चुके थे हम, 127 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये वैल्यू दे रखी है और कह रहे हैं कि देन द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड। तो ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है, ये सीखा हुआ था कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का है जहाँ पर PA+PB इज इक्वल्स टू 10 दे रखा है, जहाँ पर ए और बी क्या है, पी कोई पॉइंट है इलिप्स पे, इलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है। पी कोई पॉइंट है इलिप्स पे और ए और बी क्या है, उसकी फोकस है, ठीक है। तो इसको अगर डायग्राम के फॉर्म में अगर बनाना चाहें तो इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा ये। यहाँ पे कहीं पे ए पॉइंट है, यहाँ पे कहीं पे बी पॉइंट है और पी कोई भी पॉइंट ऐसा है, ठीक है। तो इसका पी कोई भी पॉइंट है और डिफरेंस तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्वेश्चन में ही गिवन है कि PA+PB जो है वो कितना है, 10 है। और इसका जो मिनिमम वैल्यू कितनी है, वो इन दोनों बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, इसमें ये -4 है और ये 4 है। ये वाला जो पॉइंट है वो कितना है, -4,0 और ये कितना है 4,0। तो ये कितना हो जाएगा 8। तो 10 - 8 कितना हो जाएगा 2। तो जो इसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 2। 2 हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 128, इसको बहुत आसान, बहुत अच्छे तरीके से समझना है हमको। रोटेट जो एक वर्ड है, इफ़ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोटेट आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स एंड दीज वर्ड्स आर रिटन आउट एज इन डिक्शनरी देन द रैंक ऑफ द वर्ड रोटेटिंग। तो ये रैंक वाला क्वेश्चन वैसे बहुत इस बार बहुत दिनों बाद आया है, मतलब लगभग 3-4 साल बाद रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये हमको बहुत अच्छे से समझना है कि कैसे रैंक निकालते हैं बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। देखो सबसे पहले हमको क्या लिख लेना है, जिस तरीके का लिखा हुआ वैसा ही एज इट इज नोट कर लेना है, ठीक है। रोटेट, तो जो वर्ड था उस तरीके को हमको क्या करना है, लिख लेना है। तो क्या टर्म है, रोटेट, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कर देना है कि जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है उस तरीके से हमको इसको लिख लेना है। जैसे 1 ए जो होता है पहली पोजीशन, सबसे पहले कौन आता है, ए आता है, वैसे नंबरिंग कर देनी है। उसके बाद कौन आता है, ई आता है, फिर ओ, उसके बाद फोर्थ नंबर पे आर आ जाएगा और फिफ्थ नंबर पे टी और टी, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, इस आर से स्टार्ट करना है, पहले वाले नंबर से। यहाँ पे देखो इस आर के जस्ट आगे आर से छोटे नंबर वाले कितने लोग हैं, तो 4 से जस्ट छोटे कौन है, 3 है, 1 है और 2 है। कितने नंबर से, 3 डिवाइडेड बाई
इस आर को इंक्लूड करते हुए देखो कितने सेम नंबर्स हैं इसके नीचे। तो सेम नंबर्स कितने हैं, केवल टी और टी 2 नंबर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 2। क्लियर है। अब आते हैं इस ओ के लिए। ओ पे कौन है, 3। 3 से जस्ट छोटा नंबर उसके आगे राइट साइड में देखो कौन कौन है, 1 है और 2 है, तो 2 है। और डिवाइडेड बाई इस ओ को इंक्लूड करते हुए देखो क्या रिपीटेड है कुछ एलिमेंट, तो यहाँ पे 2 टी जो है वो रिपीटेड है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इस टी के लिए। तो यहाँ पे भी 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो इस 5 से छोटे हैं, तो यहाँ पे 2 और अपॉन में इस टी को इंक्लूड करते हुए देखना है तो 2 नंबर सेम है। इस 1 से छोटा है, मतलब इस ए से बाद में ए के राइट में ए से छोटे कोई एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0। कोई भी एलिमेंट नहीं मिले 0। सेम कितने हैं, सेम भी कोई नहीं है, तो सेम केवल 1 है। ठीक है, अगर 2 मिल जाएंगे 2 है, नहीं तो फिर 1 लिखना है। फिर आते हैं इस 5 पे, टी पे। टी से छोटा कौन सा एलिमेंट है, एक एलिमेंट मिल जाएगा, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। और फिर लास्ट में इस ई से छोटे वाला कोई भी नहीं। क्लियर है। इस तरीके से अपने को लिख लेना है। अब हमें क्या करना है, इसमें फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 इस तरीके का लिख लेना है। और फिर इन दोनों का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। इन सारी वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ वैल्यूज आएंगी, फिर उन सभी का क्या कर देना है, सम कर देना है। सम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें +1 कर देना है, ये हमारी रैंक हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब इसको करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, 60 और 3 180 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 कितना होता है 24। फिर यहाँ कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 3, ये कितना होता है 6 होता है। फिर यहाँ कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ओवरऑल कितना हुआ 180 और +20, तो 204 और 6 210 और 1 211 आ गया। और हमको रैंक चाहिए उस वर्ड की, तो उसमें लास्ट में एक और ऐड करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 212। ये सबसे ईजीएस्ट मेथड यही है। ठीक है, तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसके और भी मेथड्स हैं, बहुत लेंथी मेथड्स भी हैं, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको आसानी से आप फॉलो करके रैंक निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, इफ़ ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड बी इज़ द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। देखो यहाँ पे मिडिल टर्म आराम से लिख सकते हो। देखो क्या कह रहे हैं कि 1+x⁴ है। ठीक है, 2n जो होता है, अच्छा इसमें इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n+1 होता है। जो भी वैल्यू यहाँ लिखी है तो उस पर +1 हो, तो ये कैसे वैल्यू हो गई, ये ऑड वैल्यू हो गई। अगर ऑड है तो उसमें केवल और केवल क्या होता है, एक होता है, केवल और केवल एक मिडिल टर्म होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, एक मिडिल टर्म होता है, वो होता है 2n/2 + 1, ये टर्म हो जाएगा। तो दैट मीन्स n+1 1th टर्म। तो t ऑफ n+1 हमें लिखना है और इसका कोफिशिएंट लिखना है। तो NCR होता है, तो 2NCN। तो जो इसका कोफिशिएंट मिल जाएगा मिडिल टर्म का, वो कितना बन जाएगा 2NCN, किसके लिए 1+x⁴ के लिए। ठीक है। फिर दूसरा क्या है 1+x⁴ तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे इसमें 2n-1 + 1, दैट मीन्स 2n। और 2n कैसा नंबर होता है, इवन नंबर है, तो इसके कितने टर्म्स मिल जाएंगे, 2 टर्म्स। कौन कौन से, एक तो 2n/2, ठीक है, और एक मिल जाएगा 2n/2 + 1, दैट मीन्स एक nth टर्म हमें मिल जाएगा और एक कौन सा मिल जाएगा n+1th टर्म। ठीक है, और nth टर्म को हमको अगर लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, n-1 और +1। तो इसके लिए जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2nCn-1। ठीक है, और n+1 के लिए 2n नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे जो था वो 2n-1 था, तो यहाँ पे 2n-1 Cn-1। और इसके लिए जब n+1th टर्म लिखेंगे तो उसके लिए कितना आ जाएगा 2n-1 Cn। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज हमने सीख ली हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी 2nCn। ठीक है, और b क्या है, सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ 2, तो इनका सम कितना हो जाएगा 2n-1 Cn-1 + 2n-1 Cn।
तो ये हमने सीखा था एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन क्या होता है, एन प्लस वन सी आर, आर की वैल्यू कितनी है एन है, तो ये कितना आ जाएगा टू एन सी एन। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है टू एन सी एन, और ए की वैल्यू भी टू एन सी एन है, तो इसका मतलब ए इज इक्वल्स टू बी, दोनों वैल्यू क्या है इक्वल है, तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर ये भी देखो कोफिशिएंट इसी का है, ये जो क्वेश्चन है 131, ये भी क्वेश्चन इसी का ही है बाइनोमियल थ्योरम का। इसमें क्या पूछ रहे हैं कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है टी आर प्लस वन लिखते हैं, तो टी आर प्लस वन कितना होता है एन सी आर। ठीक है, जैसे किस में लिखना है, मान लेते एक्स प्लस ए की पावर एन है, और उसमें लिखना तो क्या लिखते हैं एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और ए टू द पावर आर, और जो भी एक्स की पावर में लिखा होगा उसको क्या कर देना है जीरो के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ से हमको एन की वैल्यू या आर की वैल्यू में मिल जाएगी, वही वैल्यू उठा के लास्ट में रख देना है, क्योंकि ये वैल्यू हमको जीरो कर देंगे तो एक्स का कोफिशिएंट जीरो, एक्स की पावर जीरो हो जाएगी, तो वो एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है, तो इसको लगा देना, आसानी से लग जाएगा, थर्ड वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ट्राई कर लेना इस पर। इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ईच टर्म, मतलब जितना सारे पॉजिटिव टर्म्स दे रखे हैं, कोई भी जीपी है हिंदी में देख लो इसको, धनात्मक पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी में प्रत्येक पद अगले दो पदों के योग के बराबर है, तब इस श्रेणी का सार्व अनुपात कितना होगा। कॉमन रेशियो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या होगा इस प्रोग्रेशन का। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कोई भी एक टर्म है, जैसे तीन टर्म अगर हमको लिखना है जीपी में पॉजिटिव तीन टर्म, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो पहला टर्म है वो बाकी आगे वाले दोनों टर्म के सम के इक्वल है, तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ से अगर हमने ए कॉमन लिया तो क्या बच जाएगा आर प्लस आर स्क्वायर, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारे पास क्या बना कि आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू, और इसमें कहा गया कि पॉजिटिव सीरीज है, तो पॉजिटिव सीरीज में क्या हो जाएगा आर की वैल्यू जो होगी वो प्लस में आएगी, तो माइनस वन प्लस रूट फाइव डिवाइडेड बाई टू ही हो जाएगी, माइनस वाली वैल्यू इग्नोर हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, अभी देख लो माइनस वन प्लस वाला कौन सा है, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, 134 सॉरी 132 का फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ए एंड बी आर इंटीजर्स विद इतना, ए इज़ द पॉइंट ए कॉमा बी इन द कार्टेशियन प्लेन, बी इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ ए इन द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, एंड सी इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ बी इन, ये आसान सा क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लेना, थोड़ी सी हिंट हम दे रहे हैं। कोई भी पॉइंट है मान लेते ए कॉमा बी है, इसका अगर हमने वाई एक्सेस में रिफ्लेक्शन देखा वाई इक्वल टू एक्स लाइन में, तो ए कॉमा बी के लिए जो पॉइंट होगा वो इसके लाइन में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा बी कॉमा ए। अब इसके रेस्पेक्ट में निकाल लेना, ये बोल रहे हैं इधर जा रहा है, फिर ये कह रहे हैं इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, बोल रहे हैं कि इसका एरिया बताओ, कुछ कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इसको ट्राई कर लेना, इसका हम आंसर बता दे रहे क्या कि थोड़ा सा लेंथी जाएगा बताने में, 133 है, इसका आंसर है फोर्थ। ठीक है, ट्राई कर लेना इसको, सेम में हिंदी में है। ठीक है, मैक्स मिन डिस्टेंस इसमें पूछ रहे हैं, तो देख लो इसको एक बार क्या है, लेट एक्स कॉमा वाई बी रियल वेरिएबल सेटिस्फाइंग दिस, लेट ए इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस एंड बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस। तो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे कि मान लेते हैं एक सर्कल है और एक कोई पॉइंट है। ठीक है, तो इस सर्कल से इस पॉइंट की जो है मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ से होगी, तो ये मान लेते हैं दोनों सेंटर हैं, जैसे ये पहला वाला सेंटर है और ये दूसरा सेंटर है, तो और ये रेडियस आर है, तो इसकी अगर हमको मैक्स डिस्टेंस मान लेते हैं ये डिस्टेंस डी है। ठीक है, इस सर्कल से हमको मैक्सिमम डिस्टेंस इस पॉइंट की बतानी है, तो मैक्सिमम में क्या लिखेंगे आर प्लस डी, और मिनिमम डिस्टेंस में क्या लिख देंगे आर माइनस डी। और पूछ रहे हैं कि सम बताना है, सम या मल्टीप्लाई जो भी चार पांच ऑप्शन दे रखे इनमें बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आर भी निकाल सकते हो और डी भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमको दोनों इसका भी सेंटर निकाल सकते हो और इसके लिए भी सेंटर हमको गिवन है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन नंबर थर्ड आ रहा है।
द कोफिशिएंट, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। 35 द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हमें दे रखा है, तो सी बी का डायरेक्टली फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, सी बी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है, सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और एक्स बार कितना होता है, इसको बोलते हैं मीन। ठीक है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे अगर सिग्मा निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, सी इंटू बी इंटू एक्स अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो पहले वाले के लिए अगर हमने सिग्मा निकाला तो कितना आ जाएगा, मान लेते सिग्मा 1 है तो वो कितना, पहले वाले के लिए 30 दे रखा कोफिशिएंट वेरिएंस, और 10 दे रखा, और डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा 3। और दूसरे के लिए सिग्मा 2 लिखोगे तो वो कितना आ जाएगा 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना आएगा 5/4, और 5/4 कितना होता है 1.25। अब क्या करना, दोनों में डिफरेंस पूछ रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 पूछ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1.25, तो ये कितना आ जाएगा 1.75। सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को काफ़ी इजी क्वेश्चंस बोलते हैं। क्लियर है, तो ये आसानी से हो जाएंगे। जैसे वो वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी दे दिया, ये थोड़ा सा लेंथी दे दिया। इसमें क्या पूछ रहे हैं, इसमें भी कुछ खास नहीं पूछ रहे हैं। देखो एक्स बार हमें आसानी से निकाल सकते हो, मीन कहते हैं एक्स बार को। ठीक है, और ये क्या है, मीन डेविएशन है, अबाउट मीन, ये निकाल सकते हो। दोनों का डिफरेंस और प्लस पूछ रहे हैं। ऐसी वैल्यूज पूछ रहे तो एक्स बार माइनस मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार, और एक्स बार प्लस मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार। इन दोनों के बीच में जो इंटीजर्स वैल्यू आ रहे हैं वो कितनी वैल्यू जा रही है, ये पूछ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, इसको ट्राई कर लेना, मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार निकाल के। ठीक है, 136 है, तो 136 का फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 137, ये है मैथमेटिकल रीजनिंग का। इसमें का एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, लेकिन अभी की इसमें क्या पूछ लिया, इसमें डायरेक्टली कंडीशन उठा के ही पूछ ली है। ठीक है, ये मतलब इसका डायरेक्टली फॉर्मूला यही होता है कि फोर्थ नंबर करेक्ट है। ठीक है, इसमें और कुछ टफ क्वेश्चन भी नहीं पूछे, डायरेक्टली 2-4 फॉर्मूले हैं, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है, 137 है, इसका फोर्थ नहीं है, सॉरी, इसका जो है वो है थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, फिर इसके बाद देखो लीनियर, ये क्वेश्चन है लीनियर इनइक्वलिटी का, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 138 है, और इसका फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है, नो सॉल्यूशन का। वो हमको यहाँ पे क्लियरली विजिबल भी है। देखो अगर इसका फॉर्मूला बनाओगे तो ये जो y इक्वल टू 2x की लाइन होती है वो इस तरीके की है, और दूसरा ग्राफ क्या है, 2x लेस देन इक्वल टू -1 है। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, तो 0,1 एक पॉइंट मिला। और y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1/2, -1/2 कहीं यहाँ कहीं मान लेते हैं। तो ये लाइन ऐसी जा रही है इस तरीके की। ठीक है, और अगर ध्यान से देखो तो y इक्वल टू 2x जो है, इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम है, इक्वल है। अगर स्लोप इक्वल है तो दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी, पैरेलल लाइन, तो ये कभी भी कट नहीं करेंगी। ठीक है, पहले वाले कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि 2x - 1 लेस देन इक्वल टू 2x - y लेस देन इक्वल टू -1, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू जैसे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देख लो, अगर x की वैल्यू 0, y की 0 लेस देन इक्वल टू -1, 0 लेस देन इक्वल टू माइनस, फॉल्स कंडीशन है तो उसके बाहर साइड सेट हो रहा होगा। ठीक है, और y लेस देन इक्वल टू 2x, जब इसको लेकर चलेंगे, इधर का कोई भी पॉइंट रख के देख लो, 1,0 उसमें रखा हमने, तो वो इस साइड की ओर सेट कर रहा होगा। तो ये दोनों एक दूसरे में कॉमन एरिया सेट ही नहीं कर रहे, तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, नो सोल्यूशन। क्लियर है, फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये देखो उसका क्वेश्चन है 139, स्टेटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इतना, वेयर एस इज मेजर्ड इन मीटर समथिंग, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज -24 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले अगर कोई एस डिस्टेंस गिवन होती है, ठीक है, तो ds/dt ये क्या होता है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, और अगर हमने इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है, d2s/dt², तो ये होता है एक्सीलरेशन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, v को अगर हमने t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो भी क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको s गिवन है,
इसमें एस गिवन है, तो यहाँ से क्या करोगे, सबसे पहले डी एस ओवर डी टी निकालो तो कितना आ जाएगा 3t² 18t प्लस 3। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज -24, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है -24 के। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3t² -18t और +27 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो कितना 3² -6t प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स कर लो तो फैक्टर कितने आ जाएंगे 3 इंटू 3, तो यहाँ से t की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3। अब t हमें मिल गया 3, अब हमसे पूछ क्या रहे एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं, तो ds ओवर dt जो आया था ये आया था, इसको क्या करना एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो कितना बन जाएगा 6t -18, और t की वैल्यू क्या है 3 है, तो 6 इंटू 3 -18, और 18 -18 कितना हो जाएगा 0। तो जब t की वैल्यू 3 थी तब क्या आंसर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0, तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेसिक हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 140, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड p एंड 2p इज परपेंडिकुलर टू p, ये भी आसान, ये भी डायरेक्ट फार्मूला पे ही है। जैसे मान लेते ये जो p है ये मान लेते 2p है, और इसका कोई परपेंडिकुलर है वो कितना है p है, और क्या करें देन द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, p और 2p के बीच का एंगल चाहिए, मतलब ये पूरा एंगल इसको मान लेते हैं अल्फ़ा है, और ये एंगल हमको दे रखा है 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि 10π/2 इज इक्वल टू कितना देगा 2p साइन अल्फ़ा अपॉन p प्लस 2p कॉस अल्फ़ा। ठीक है, और बस इसके बाद सॉल्व कर लेना। यहाँ 10π/2 की वैल्यू 1090 की वैल्यू कितनी होती है 1/0, 1090 क्या होता है 1/0, तो 0 का उसमें मल्टीप्लाई, इधर कितना बन जाएगा p प्लस 2p कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0, p कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2, और -1/2 क्या वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है 2π/3 की कॉस में, तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लग रहा है। ये किसका क्वेश्चन है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स में से, तो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं स्टैटिक्स और डायनेमिक्स से। ठीक है, इसके बाद देखो 140 तक तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, इसमें 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किए गए थे, मतलब 50 क्वेश्चन होते थे, पहले भी 50 होते थे, इस बार भी 50 हैं, लेकिन जो 10 क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा ऐड 10 क्वेश्चन जो ऐड हुए वो न्यू पैटर्न के हैं, जिनमें हमसे क्या पूछ रहे हैं असर्शन और रीजन वगैरह दे रखा और कॉलम मैचिंग के क्वेश्चन हैं। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे ये कह रहे हैं कि बताओ कि 2 कंडीशन असर्शन गिवन है और रीजन गिवन है, बताना है कि इसमें क्या करेक्ट है। तो पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ये हमने जब बताया था टाइम पीरियड, तो हमने एक्सप्लेन किया यही क्वेश्चन हमेशा और हमेशा यही मिलता है, और जिसका हमने याद भी कराया था कि इसको याद कर लो π/2 होता है, इन्होंने कह दिया ये π/4 है, तो पहला वाला तो गलत है। अब यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन है, अभी दूसरा हमने स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है, केवल पहला वाला हमने गलत निकाल लिया, तो इसमें 4 में से देखो कौन सा वाला हो सकता है। बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, तो पहला वाला गलत है। दूसरे में बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, दूसरा गलत है। ए इज करेक्ट, तीसरा गलत है। ए इज नॉट करेक्ट, चौथा, तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे हमने केवल और केवल एक चीज़ देखी और उसी से हमने चारों आइडिया लगा लिए कौन सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर, यही तरीका हमको एग्जाम में भी फॉलो करना है। ठीक है, ये वाला करेक्ट है और ये वाला नॉट करेक्ट है। ये करेक्ट क्यों है, अटेंस लोकल मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे एफ एक्स गिवन है, एफ डैश एक्स निकाल लेना और एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करना, वहाँ से एक्स की कुछ वैल्यूज मिलेगी, तो कुछ जो वैल्यू मिलेगी उस पर एफ एक्स निकालें, तो मिनिमम वैल्यू जो आ रही होगी वो π/4 ही आ रही होगी। क्लियर है, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, ये हिंदी में है उस क्वेश्चन का। हाँ, ये क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या कह रहे हैं, असर्शन ए है द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज इतना है, ठीक है, एक्सीड्स 18। क्लियर है, और दूसरे में क्या करें ए प्लस डी, ए प्लस 2d और समथिंग ए प्लस n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हाँ, तो ये तो सही है, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट दे रखा है। ठीक है, दूसरा वाला करेक्ट है ना, ये पहला टर्म है, पहला टर्म t1 t2 t3 प्लस डॉट 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 tn,
इसका जो सम होता है वो कितना होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। डायरेक्टली फॉर्मूले तो लिखा हुआ है एपी में सम का फॉर्मूला लिखा हुआ। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या करें, द सम ऑफ द 10 टर्म्स एक्सीड्स 18। ठीक है, तो इसको जब मतलब जब इसको लगाओगे, इसको सॉल्व करोगे, तो इसका जो सम आएगा वो 18 से ज़्यादा होगा। आसानी से समझ सकते हो कि इसका सम 18 से ज़्यादा होगा। चाहे तो उस तरीके से भी फॉलो कर सकते हो कि 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस डॉट 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 कुछ वैल्यू आएगी कहाँ तक, अप टू 10 टर्म्स तक। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, T10 निकाल लो, T10 कुछ वैल्यू आएगी। और हमको क्या चाहिए, SN चाहिए, SN = सिग्मा TN। इस तरीके को सॉल्व करके कर लेना, तो ये 18 से ज़्यादा वैल्यू आ रही होगी। लेकिन इसका जो हमने इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ और है, ये फॉर्मूला कुछ और होगा। तो ये दोनों ही करेक्ट हैं, बट दोनों एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ A एंड R आर करेक्ट बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। The area of the triangle formed by the points this, this and this will be same as the triangle formed by the points this, this and this। ठीक है, और फिर इसमें क्या करें, रीजन में क्या दे रहा है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल रिमेन सेम विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजिशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ऐसा कुछ दे रखा है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल रिमेन सेम विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजिशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो यहाँ पे केवल और केवल ट्रांजिशन ही हुआ है। क्लियर है, तो यहाँ पे जैसे ए दे रखा है और बी दे रखा है, तो दोनों में जो गैप है वो कितने का गैप है। अगर हमको इस तरीके का समझ लो कि जैसे कि ए है, बी है और सी है, ए बी डिस्टेंस की निकालो, कितनी आ जाएगी ए बी डिस्टेंस, तो 20 18 है, 20 20 है, 20 है, 23 है, तो कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 और 9 13, √13 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से 20 20 और इसमें 20 21, इसमें देखो कितना डिफरेंस है। यहाँ पे 18 और 20 का था, सॉरी यहाँ पे 20 और 23 है, 18 और 20, 20 और 23, हाँ सही है। फिर बी और सी में कितना गैप है, 20 20 20 और 20 21 का है, और इधर भी 1 का है, तो ये डिस्टेंस है √2 की। फिर ए और सी में कितना गैप है, 3 और 2 का है, 3 और 2 मतलब √13 का है। सेम इनके लिए भी देखो, दूसरे के लिए यहाँ पे √13 और √2 आया है। ठीक है, और तीसरे वाले के लिए देखो, मान लेते ये 0 0 है, ठीक है, ये 2 3 है और ये 3 2 है। गैप निकाला हमने इसका, ये भी √13 आएगा, ये भी √13 आएगा, और इन दोनों के भी √2 आएगा। तो इसका जो एरिया होगा वही एरिया दूसरे वाले का भी था, तो दोनों ही सेम है। और कंडीशन में क्या करें, रीजन में द एरिया ऑफ द ट्रायंगल रिमेन सेम विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांजिशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सेस। अगर ट्रांजिशन कोऑर्डिनेट एक्सेस का अगर कर रहे हैं हम, ठीक है, तो एरिया हमारा क्या आएगा, हमेशा और हमेशा सेम आ जाएगा। तो रीजन भी करेक्ट कह रहे हैं, तो इसका मतलब बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वन फोर्टी फोर वाले में क्या कह रहे हैं, मैच द कॉलम। क्लियर है, लिस्ट 1 में कुछ दे रखा फंक्शन है और लिस्ट 2 में हमको डोमेन दे रखा है। ठीक है, अब डोमेन से क्या समझ सकते हैं हम लोग, तो सबसे पहले क्या करो, इसमें किसका इजी डोमेन, देखो हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन को क्रैक करना है। क्लियर है, तो ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि पहला वाला जो दे रखा है ए जो है, ए का थर्ड हो सकता है या फिर सेकेंड हो सकता है, यही तो दे रखा है। ठीक है, ए का थर्ड या फिर ए का सेकेंड, तो ए निकाल लो पहले कि ए का थर्ड आएगा या ए का सेकेंड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था कि हमको क्या दे रखा है ए, तो ए में ये वाला इसके लिए अगर डोमेन निकालते थे तो हमें पता था 1/(x² - 2x + 3 जो है, जो वैल्यू डिवाइड में लिखी हुई है वो कभी 0 नहीं होनी चाहिए। 2x + 3 ≠ 0। तो चेक करो क्या ये कभी 0 होगा, तो इसको हम ये चेक कर लेते हैं क्या ये मतलब हमेशा पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में टॉपिक में पढ़ाया गया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये वैल्यू, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये हमेशा पॉजिटिव है या निगेटिव है, मतलब ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। तो इसका ए देखो, ए हमारा क्या है, ग्रेटर देन जीरो। अगर ए ग्रेटर देन जीरो हुआ और डी इसका लेस देन जीरो हुआ तो ये इक्वेशन हमेशा और हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगी। तो हमने ए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 तो ग्रेटर देन जीरो है। अब इसका डी निकाल लो, और तो डी निकाला, डी कितना आ गया, बी स्क्वायर 4 माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 1 इंटू 3, तो ये नेगेटिव वैल्यू आई है। तो मतलब ए ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो कैसी है, ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब ये कभी भी जीरो नहीं है। तो अगर ये जीरो ही नहीं है तो ये एक्स की हर वैल्यू को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ए का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, थर्ड। तो इसका मतलब अगर थर्ड आ रहा है तो पहले दो में से ही कोई आंसर होगा, बाकी ये थर्ड और फोर ये तो कैंसिल हो गया। तो दो ऑप्शन हमने रिमूव कर लिया। अब आते हैं, या तो बी निकाल लो या तो सी निकाल लो, बी और सी दोनों में से, क्योंकि दो, डी तो दोनों में सेकेंड ही आ रहा है। ठीक है, तो बी और डी दोनों, बी और सी दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो इजी पड़ रहा है उसको ट्राई कर सकते हैं। अब इजी हमारे लिए सी पढ़ रहा है, तो सी में क्या होता है, जो कुछ डिवाइड में लिखा हुआ वो हमारे रूट में लिखा तो वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मॉड दो तरीके से खुलता है, एक प्लस में एक माइनस में। अगर हमने प्लस में खोला तो एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, लेकिन हम माइनस में खोल सकते हैं, माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, -2x ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स लेस देन जीरो, और एक्स लेस देन जीरो का कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से जीरो। तो सी वाले का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, 1 करेक्ट है, और पहले वाले का थर्ड करेक्ट है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, केवल हमने दो सॉल्व किए, बाकी अभी बी और डी सॉल्व ही नहीं किए, लेकिन हमको फिर भी इसमें आंसर मिल रहा है। ठीक है, फोर्टी फोर, हाँ ठीक है। देखो सेकेंड वाल इसका सेकेंड करेक्ट हो रहा है, देखो ए का थर्ड आ रहा है और सी का फर्स्ट आ रहा है, तो यही हमें चाहिए था, ए का थर्ड और सी का फर्स्ट। ठीक है, बाकी तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो ही चुके थे, और ये वाला करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड वाला। इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, ये उसका हिंदी में लिखा हुआ है। फिर इसके बाद क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन का देखो, मतलब ई भी कितना आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें भी देखो क्या है, इसमें भी थोड़ी चालाकी चल सकते हो। यहाँ पे देखो ए को अगर निकालते हो, सेकेंड फर्स्ट कोई भी, मतलब एक वैल्यू को पहले सॉल्व करो जो तुमको ईजी लग रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले सी वाला देखो, सी वाला ऐसे बहुत सारे कॉट को चेंज करना होता था, किसमें, कॉस अपॉन साइन में। तो ऊपर आ जाएगा साइन एक्स और अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अगर जिसने थोड़ा बहुत भी डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो उसको याद होगा, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते थे, फिर ये दोनों सम होके डिवाइडेड बाई आ जाता था। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 2i इक्वल टू बन जाता था, जो भी लिमिट दे रखी π/6 से π/3, ये दोनों क्या होता था, फॉर्मूला लिमिट होती ना a प्लस बी माइनस एक्स वाली, तो वो लगा देंगे तो यहाँ पे कितना है, 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा, और 1 का कितना हो जाएगा, एक्स, और इसमें लिमिट क्या लग जाएगी, π/6 से π/3। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, π/12। तो सी वाले का जो आ रहा है वो फोर्थ आ रहा है, तो सी का फोर्थ किस में मिल रहा है, सेकेंड में और थर्ड में। ठीक है, सेकेंड और थर्ड में मिल रहा है। अब कोई एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो, बी वाला कर लो। सेकेंड और थर्ड में देखो, बी का थर्ड दे ही रखा है, सी वाले का फोर्थ आ रहा है, सी वाले का फोर्थ हमको सेकेंड और थर्ड में ही मिल रहा है। तो हमको या तो ए सॉल्व करना पड़ेगा तो डी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम डी कर लेते हैं, डी आसान है। देखो डी वाले में क्या कह रहे हैं कि 1/1 प्लस ई की पावर माइनस कॉस एक्स, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स। इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दी मैं डायरेक्ट। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस ई की पावर कॉस एक्स। ठीक है, और पहले वाले को और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आई और आई कितना हो जाएगा, 2i, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस ई की पावर कॉस एक्स, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ठीक है, और जब 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, लिमिट कितनी है, 0 से पाई। तो इसका लिए आंसर कितना आ जाएगा, π/2। तो डी वाले का क्या हो जाएगा, फर्स्ट।
अगर डी वाले का फर्स्ट आ जाएगा तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थर्ड वाला। क्लियर हुई ये चीज़? ठीक है। बाकी इसमें ए वाला भी कर सकते थे। ए वाला कैसे करोगे? 1 × sin−1 x कर लेना या sin−1 x को टी मान लेना। sin−1 x को टी लेट कर लेना, थोड़ा आसान पड़ेगा। ठीक है। और ये वाला बी वाला कैसे करेंगे? इसका जो बी वाला है उसको कैसे करोगे? तो cos x को टी मान लेना। cos x को टी लेट करोगे तो sin x dx कितना आ जाएगा? sin x dx इक्वल टू -dt। ठीक है। और बस उसके बाद सॉल्व करना, 1/1 + t² बन जाएगा। 1/1 + t² कितना होता है? tan इनवर्स टी। और बाद में लिमिट वगैरह लगा देना। ठीक है, ये आसान से क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन मतलब इस बार ऐसे क्वेश्चन ऐड किए गए जिसमें कॉलम मैचिंग के क्वेश्चन हैं और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, जिसमें से कॉलम मैचिंग वाले काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया था कंटिन्यूटी में। देखो इसमें क्या करेक्ट हो सकता है? बी के लिए सेकेंड ऑप्शन ऑलरेडी गिवन है। ए फर्स्ट थर्ड, ए थर्ड और फोर्थ गिवन है, तो ए वाला चेक कर लो। ये थोड़ा लेंथी पड़ सकता है, तो सबसे पहले बी चेक कर लेते। बी का ऑब्वियस बात है सेकेंड ही आ रहा है। लिमिट इनफाइनाइट 1 वाला है तो एल हॉपिटल लगा सकते हैं, तो आ जाएगा 15 x⁻15 - 1। ठीक है। और इसमें आ जाएगा डिवाइड में 10 x⁻10 - 1, 9 आ जाएगा, या 14 आ जाएगा। ठीक है। और एक्स की जगह 1 रखना और ये कैंसिल, 3/2 आंसर आएगा इसका। तो 3/2 कौन सा है? सेकेंड वाला है। ठीक है। फिर क्या करो? लास्ट वाले में लगा दो, डी वाले में। ठीक है। तो इसका सेकेंड मिल रहा है और डी वाला निकाल दो। डी वाले का कितना आ जाएगा? sec x - 10x है। लिमिट x टेंस टू π/2। सेक को चेंज कर दो 1/cos में, 10 को भी sin/cos में, तो 1 - sin x/cos x, ये बन जाएगा। और लिमिट कितनी है? π/2। π/2 रख दोगे तो 0/0 बन रहा है, तो 0/0 बन जाएगा, तो एल हॉपिटल लगा दो। तो एल हॉपिटल क्या? sin x का कितना हो जाएगा? cos x, और cos x का -sin x, ये कैंसिल हो जाएगा। cos/sin कितना हो जाएगा? cot x। और लिमिट क्या कह रहे हैं कि π/2 है, तो cot π/2 कितना होता है? 0 हो जाता है। तो डी वाले का क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है। और डी का फर्स्ट केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, फोर्थ वाले में। ठीक है, फोर्थ वाले में, तो इसका फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं, तो ये देखो एक जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन के बराबर है, मतलब एक ऑप्शन एक क्वेश्चन के बराबर है। तो अपने को सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है यहाँ पे, जिसमें ऑप्शंस अलग अलग, जैसे मतलब डी ऑप्शन है, इसमें थर्ड, इसमें सेकंड, इसमें थर्ड, इसमें फर्स्ट। तो इसका मतलब कोई अगर फर्स्ट या सेकंड मिल गया तो समझ लो वही सही हो जाएगा। अगर थर्ड मिला तो तब भी 2 ऑप्शन रिमूव हो जाएंगे। तो काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं, कर सकते हो, कोई विशेष दिक्कत इसमें नहीं है। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? 147 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, गिवन ए एंड बी आर 2 डिस्टिंक्ट सेट है। ठीक है। ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर इक्वल सेट, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं। अगर ए क्रॉस बी 5 है, देन इधर ए इक्वल्स टू 5 और बी इक्वल टू 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए, ये भी फॉल्स है। ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर इक्विवेलेंट सेट, तो ये बात सही है। और बी वाला ऑप्शन भी सही है, तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत है। ठीक है। बी और डी करेक्ट है। तो बी और डी देखो, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि उसके अंदर के एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही एलिमेंट बी क्रॉस ए में भी होते हैं, तो सही है। इक्वल नहीं, इक्वल का मतलब होता है उसके अंदर के एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तो वो सेम नहीं है। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी एंड डी। और बी एंड डी वाला कौन सा ऑप्शन है? थर्ड वाला। ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि ए है, बी है और सी है, देन चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर है, इससे क्या तात्पर्य है? ए बी सी का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ऐसा डिटरमिनेंट पे सारे एलिमेंट्स लिख देना और 0 होना चाहिए इसका, मतलब 1 - 2 3 -2 3 -4 1 -3 और 5। इसको सॉल्व कर लेना, ये 0 होना चाहिए। अगर ये 0 आ रहा है तो कोप्लेनर है, तो इसको सॉल्व कर लेना, तो ये 0 आ रहा है। ठीक है।
और फिर उसके बाद बी वाला ए डॉट बी क्रॉस सी नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ये इक्वल होता है। ठीक है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जो साइक्लिक फॉर्म में चलता है तो इक्वल होता है। तो ये इक्वल होता है, पर इन्होंने नॉट दे रखा तो ये वाला गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन 2 टाइम्स ए बी सी होता है, ए भी सही है। और डी वाला जब निकालोगे तो वो सही नहीं होगा, हालांकि 3 ऑप्शन वाला कोई दे भी नहीं रखा है। तो ए सही है और सी सही है। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद कर लो अपनी तरफ से कि अगर यहाँ पे दे रखा है कि ए प्लस बी है, बी प्लस सी है और सी प्लस ए है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ ए बी सी, जो कि यहाँ पे गिवन है। क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा दे रखा हो कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए बॉक्स ऑफ, तो इसका कितना हो जाएगा बॉक्स ऑफ ए बी सी और इसका स्क्वायर। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो या फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसमें मोस्टली यही दोनों क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। ठीक है, जिनमें से एक क्वेश्चन इसमें दे दिया गया, हो सकता है कि इस बार अगर इसी में का क्वेश्चन बने तो ये वाला बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और सी ऑप्शन करेक्ट हैं, तो 48 का कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 वाले में हमसे क्या कह रहे हैं कि Z1 गिवन है और Z2 गिवन, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ ये आर्गुमेंट वाइज Z1/Z2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर में वो वाले क्वेश्चंस होते थे जिनमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होती थी। ठीक है, ये हमारा चैनल पे फिल्मेन क्लासेस का जो चैनल है उस पर सबसे पहला वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का वो वीडियो एक बार पूरा देख लोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1, ये आर्गुमेंट जो है बिल्कुल लॉग की तरह चलता है। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस ARG ऑफ Z2, ये वैल्यू गिवन है कितनी है, π/4 है। ठीक है, अब पहले वाला 1+i/1 - i, तो इसको अगर हम सही तरीके से लिख लेंगे तो क्या बन जाएगा ये, तो ये मैं इसमें क्या करो 1+i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1+i का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना बचेगा 2i और अपॉन में कितना हो जाएगा 2, तो ये केवल और i बचेगा। आर्गुमेंट ऑफ i कितना होता है, अगर आर्गुमेंट ऑफ a+ib लिखा हो तो इसका होता है tan इनवर्स b/a। ठीक है, यहाँ पे i दे रखा है तो इसको लिख सकते हैं 0+i, तो इसका कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/0 माइनस इसके लिए कितना हो, इसमें 1 - i का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 1 - i अपॉन में 2, तो 1/2 माइनस 1/2, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 - i अपॉन 2। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा tan इनवर्स -1/1, इतना बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 1/0 π/2 हो जाएगा 10 में, और ये कितना है π/4। ठीक है, और तो π/2 में से π/4 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा π/4। तो इसका मतलब है पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मतलब ए करेक्ट है। ठीक है, बी वाले में क्या कह रहे हैं, मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 है, तो मॉड ऑफ जेड निकालो, तो मॉड जेड अभी हमने निकाला था, मॉड ऑफ Z2 भी 1 है ऐसा भी कह रहे हैं। तो मॉड ऑफ Z2 निकालोगे तो कितना आएगा, Z2 की वैल्यू का सही तरीके से हो तो कितनी आएगी 1 - i अपॉन 1+i और 1 - i, तो 1 - i स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, और जो इसके लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है तो मॉड में होता है, तो ये हमारे साथ कितना आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, जो कि हमने लिखा भी था पिछली बार में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 1/2, अब इसका अगर हम वो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ Z2 निकालेंगे तो कितना होता है √1/2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 का, 1/2 का 1/4 प्लस 1/4 तो 2/4, तो 1/√2 आ जाएगा। जबकि ये क्या कह रहे हैं कि Z1 की वैल्यू भी 1 है और Z2 की वैल्यू भी 1 है, जबकि Z1 की तो 1 आ रही बट Z2 की 1 नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, तो बी गलत है। अब देखो किस किस में बी यूज कर रहे हैं वो स्टेटमेंट गलत है, तो पहले वाले में बी यूज कर रहे हैं वो गलत है, और फोर्थ वाले में बी यूज कर रहे हैं वो गलत है, और ए वाला हमने 100% सही निकाल लिया, तो 3 वाले में ए है ही नहीं, तो 3 वाला गलत, तो केवल कौन सा बचा, सेकेंड वाला। देखो हमने केवल 2 चीज़ें सॉल्व की, उसमें हमको ऑप्शन मिल गया, तो सेकेंड वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है।
ठीक है, क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एलिप्स वाला। ठीक है, अपॉइंट्स ऑन द एलिप्स वेयर द टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। इसको अब ट्राई कर लेना। ठीक है, इसको ट्राई करके सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, 150 का आंसर सभी लोग कमेंट करना और बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।